तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। मैं शंभू आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु एकेडमी क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लगाए हैं क्लास 9th का हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है भौगोलिक खोज। तो चलिए, आज हम इसका अध्ययन करते हैं। तो बगैर समय गवाए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास, चाहे वो 9th का बच्चा देख रहा हो या फिर कोई जनरल कंपटीशन का देख रहा हो, सबके लिए रामबाण है। अगर 9th के बच्चा देख रहा है तो वो अच्छे से सुनेगा और समझेगा, इसको अच्छे से नोट करके रख लेगा, है ना, क्योंकि उनको एकदम आगे चल के बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है इस क्लास से। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 11वीं 12वीं शताब्दी 11वीं 12वीं शताब्दी में जेरूसलम 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 जो वर्तमान समय में वर्तमान में इसे इजराइल के नाम से जानते हैं। इजराइल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि अपने अधिकार को लेकर एक धर्म युद्ध छिड़ गया। इस धर्म युद्ध में एक तरफ यूरोपीय सामंत था, तो दूसरी ओर मध्य एशिया की नवीन शक्ति मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरबों से पराजित हो गई। अब जरा सोचिए कि कोई एक शक्ति एक दूसरे शक्ति से अगर पराजित हो जाता है तो कैसा लगेगा। अगर आप किसी से लड़ रहे हैं और हार गए, अब तो आपके मन में द्वेष की भावना जाएगी, लगे कखनी ओकरा उठा के पछड़े 2-4 बार, है ना। इस भावना में क्या करेगा, हमेशा आप जलते रहेगा। तो इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। जैसे आप समझिए कि कोई से आप पिटा गए, तो आप पिटा जाने के बाद उसको पिटने के लिए आप नए तरीका आजमाइएगा कि कब हमारे चक्कर में आ जाए और धर के ओकरा धूम दें। तो कब वो चक्कर में आ जाए और धर के धूम दें, इसके लिए आप एक नया हमेशा प्लान बनाते रहिएगा कि आओ तू कभी पकड़ो कि तोरा हम देख लिए। तो ही घटना घटी। इस घटने के बाद एक नया पृष्ठभूमि तैयार हो गया कि अब कुछ नया किया जाए, है ना। तो इसके बाद आगे चलकर मध्य युग में अरबों और तुर्कों ने एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण करने के पश्चात इस घटना के परिणाम स्वरूप 15वीं शताब्दी के 5 दशक तक क्या हुआ कि यूरोप और एशिया के बीच व्यापार होता रहा। तो दोस्तों, एक बार इसको और ऊपर से देख लीजिए फिर से। हमने कहा कि 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम, जो वर्तमान में आज के डेट में क्या है, इजराइल है, इसमें यहाँ क्या हुआ कि एक अधिकार को लेकर एक धर्म युद्ध छिड़ गया। धर्म युद्ध छिड़ने के कारण एक तरफ यूरोपीय सामंत हो गए और दूसरा तरफ मध्य एशिया के जो नवीन शक्ति उभर रहा था, उन दोनों के बीच क्या हो गया, संकट खड़ा हो गया। इन युद्धों में
अरबों से जो था वो क्या हो गया, पराजित हो गया। पराजित हो जाने के कारण एक पुनर्जागरण का नई पृष्ठभूमियाँ तैयार हो गई। पृष्ठभूमियाँ तैयार हो जाने के बाद समय बीतता गया। समय बीत जाने के बाद एक मध्य युग मध्य युग आते रहते अरबों और तुर्कों ने दोनों मिलकर एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण कर दिया। इसके तत्पश्चात 15वीं शताब्दी के 5 दशकों तक यूरोप और एशिया के बीच अच्छे से व्यापार हो रहे थे। लेकिन अब घटना शुरू होता है और यहीं से कहानी में मज़ा आने वाला है। तो चलिए उस पृष्ठभूमि को जो आगे बता रहे हैं उसको बहुत बढ़िया से एकदम दिल लगा के सुनिएगा और समझिएगा। तो देखिए, अब यहाँ पे ये क्या है, ये पूरी की पूरी जो हम बता रहे हैं, डायग्राम जो बना रहे हैं, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास ये क्या है, पूरा पृथ्वी का है। मान लीजिए पूरा क्या है, पृथ्वी है। ये पूरे पृथ्वी में जैसे मान लीजिए कि हमारा यह है भारत, ये भारत है, यानी कि ये पूरी तरह से ये जो हम आपको जो क्षेत्र बना रहे हैं, ये जो पूरी जो क्षेत्र है, ये विशाल जो क्षेत्र है, यह है एशिया। यह है एशिया, ये क्या है, एशिया है। और यहाँ पे जो क्षेत्र बना रहे हैं ये हो जाएगा यूरोप। ये क्या है, यूरोप है। मैप को ध्यान में रखिएगा, एशिया है, यूरोप है। और यहाँ पे जो क्षेत्र जो बना रहे हैं, जो विशाल जो क्षेत्र बना रहे हैं, ये विशाल क्षेत्र है। ये जो विशाल क्षेत्र बना, इसी को बोलते हैं अफ्रीका। ये है अफ्रीका, ये है अफ्रीका। और यहाँ पे जो ये बना रहे हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है ऑस्ट्रेलिया। इधर जो क्षेत्र बना रहे हैं, ये है उत्तरी यूएसए, यानी कि अमेरिका। और जो यहाँ पे जो क्षेत्र बना रहे हैं, ये है दक्षिणी यूएसए। और ये जो क्षेत्र है, ये है अंटार्कटिका, ये है अंटार्कटिका। तो ये 7 महादेव है ना, 7 महादेश, पहला एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए, अब क्या हुआ कि इस क्षेत्र में जो यूरोप और एशिया के जो व्यापार हुआ करते थे वो यही स्थलीय मार्ग से हुआ करते थे, है ना, यही स्थलीय मार्ग से किया करते थे। लेकिन यहाँ पे एक देश है, जिसका नाम है कस्तुनतुनिया। इस बुक में लिखता है कस्तुनतुनिया ही हम इसको बोलते हैं, तो कस्तुनतुनिया यानी कस्तुनतुनिया। ये देश पर क्या हुआ कि इस देश पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। अब जैसे ही अधिकार किया और यूरोप और एशिया के जो व्यापार, जो छिलल मुर्गा एशिया के साथ व्यापार करते थे, इन लोगों ने भारी मात्रा में कर लाद दिया। बोला कि अब वो ज़माना गया। इन लोगों ने कहा कि अब वो ज़माना गया, पहले कुछ और अब कुछ और, हम तेरे अब हैं कौन। तो कहता है कि कर लाद देने के बाद इसकी बड़ी समस्या होने लगी। अब तुर्कों ने इतना यहाँ पे आक्रमण करने लगा ना कि मत कहिए। जैसे अगर रात्रि में आता था तो ये सबके पकड़ के काट के ही समुद्र में डाल देता था, और दिन में आता था खदेड़ के मारता था। और यूरोपीय का कहना था कि हम केवल लेते हैं, देते नहीं। तो यूँ कहा कि ठीक है, आओ तो थोड़ा समझाते हैं कि लेना किसको कहते हैं, देना किसको कहते हैं। भारी यहाँ पे मारपीट काट छाट होने लगा। और यही कस्तुनतुनिया का पतन हुआ 1453 में। 1453 ईस्वी में कस्तुनतुनिया का पतन हो गया, यानी कि इस पर तुर्कों का अधिकार हो गया, है ना। और यहाँ से जो व्यापार हो रहा था, इन लिए इस संकट के रूप में, बहुत बड़ा पहाड़ के रूप में इसके सामने खड़ा हो गया। अब यूरोप तो बेचारा व्यापार के मारल है, वो इसके बगैर बेचारा, जिससे मान ली कोई व्यक्ति अगर पढ़ता है और एक दिन नहीं पड़ेगा तो उसका मन बेचैन रहेगा। ठीक उसी प्रकार से यूरोप का कल्चर सा बन गया था कि व्यापार हमको करना ही है ना। तो व्यापार के लिए एक दूसरे से जुड़ा करते थे, लेकिन ये रास्ता ठप हो जाने के कारण इन सबको समझ में आया। और जब समझ में आया तो नए नए तरीकों का आगमन होना शुरू हो गया। इन नए तरीकों से यूरोप वासियों ने कई सारे भटकने के बाद, सोच विचार करने के बाद नए नए तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया कि कैसे एक से दूसरे देशों से जुड़ा जा सके। इन तरीकों को, इन कठिनाइयों का सामना करते हुए यूरोप वासियों ने कई तरह के चीज़ें समुद्र में उतरने की कोशिश किया, लेकिन इनके पास व्यवस्था नहीं था। लेकिन आगे चलकर अनेक प्रकार के आधुनिक वस्तुओं का निर्माण किया,
जिस आधुनिक वस्तुएं एवं सैनिक से आधुनिक रूप से तैयार करने की बात अगर कहें तो इन यूरोपवासियों ने जैसे समुद्री यात्रा समुद्री यात्रा के लिए समुद्री यात्रा, साथ ही नौसेना नौसेना एवं यूरोपवासियों ने कंपास, क्या बोलते हैं, कंपास, क्योंकि समुद्र में उतरेगा और कहीं आंधी तूफान आ गया तो ऊपर से सूरज दिखाई नहीं देगा, है ना। अब प्राचीन काल में यानी कि बहुत पहले समय में लोग आकाश को देखकर एक दूसरे की दिशा को निर्धारण किया करते थे। लेकिन जरा सोचिए, अगर घोर बादल छा जाए, घना घोर बादल छा जाए और चारों तरफ कुछ न दिखाई दे, खाली अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे, तब रास्ता को तय कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिशा का पता नहीं चलता है। इसके लिए कंपास ही एक ऐसा माध्यम है जिससे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशाओं का निर्धारण किया जा सकता है ना। तो कंपास का भी आविष्कार हो चुका था, है ना। और यहाँ से यूरोपवासियों ने, एक और महत्वपूर्ण बात है, यूरोपवासियों ने अरबों से है ना, अरबों से कंपास का ज्ञान प्राप्त किया था, है ना। जो हम कंपास कहें तो यूरोपवासियों ने ही अरबों से क्या किया था, कंपास का ज्ञान सीखा था, इनकी ज्ञान प्राप्त किया था। उसके बाद यहाँ पे समझाते हैं, उस इटली हो गया, स्पेन हो गया एवं पुर्तगाली। इन सब लोगों ने समुद्री तट के किनारे, जैसे ये देश है तो ये सब इस खाली स्थान में क्या है, पानी है। क्या है, पानी। हम जानते हैं कि धरती पर 71% क्या है, पानी है। तो पानी है ये सब, है ना। तो समुद्री तट पर जितने किनारे तट पर थे, इन लोगों ने क्या किया, एक विशेष प्रकार के समुद्री इलाकों में नाव का निर्माण शुरू किया। कलमी जवाब दे दिया, का नाव का, लगता है जवाब दे दिया हो, ये कलमियों खचड़ा है, नाव, है ना। नाव का आविष्कार किया, है ना, नाव बनाया, एक एकदम विशेष प्रकार के एकदम मजबूत वाला भी नाव बनाया, और कम दूरी और लंबी दूरी के लिए, ऐसे करके कई प्रकार के एडवांस तकनीक का प्रयोग करके इन लोगों ने समुद्री इलाकों में क्या किया, नाव का निर्माण किया, है ना। और साथ ही साथ इस समय जो था महत्वपूर्ण चीज़ें, दूरबीन, है ना, दूरबीन का भी आविष्कार हो चुका था इस समय। अब पुर्तगालियों द्वारा, है ना, इसके बाद महत्वपूर्ण, पुर्तगालियों द्वारा इसके बाद एक और चीज़ निर्माण की गई थी जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछेगा। एक प्रकार पूछेगा कैरावल क्या था, कैरावल। तो पुर्तगालियों द्वारा एक विशेष प्रकार के जहाज तैयार किया गया था जिसका नाम था कैरावल। आपसे पूछा है कैरावल क्या है। कैरावल एक प्रकार के जहाज है जो कम समय में अधिक दूरी तय करता है। ये पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था, काफ़ी तेज भागता था ये, है ना। एडवांस तकनीक का उपयोग करके इस कैरावल नामक जहाज को बनाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, जो तेज चलता था। अब दोस्तों ये सब तैयार हो गया, एक बार फिर से इसको मान लीजिए, हमने कहा कि यूरोप और एशिया के बीच व्यापार हुआ करता था स्थल मार्ग से। अभी इस जगह पे एक चीज़ है जिसका नाम है कस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार जमा लेता है और कस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है 1453 ईस्वी में। कस्तुनतुनिया के पतन हो जाने के बाद यूरोप और एशिया के व्यापार अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। रुक जाने के बाद जो यूरोपीय देश है ने कई तरह के तकनीकों का इस्तेमाल करके, क्योंकि इनको व्यापार करने में रुचि बहुत ज़्यादा रखा करते थे, इसलिए नए तकनीकों का अपनाते हुए इन्होंने समुद्री यात्रा, नौसेना, कंपास, दूरबीन, जहाज जैसे वस्तुओं का निर्माण किया ताकि एक जगह से दूसरे जगह जा सके और एक देश दूसरे देश से आसानी से जुड़ सके। अब क्या है कि रुक गया, तो ये सब निर्माण हो जाने के बाद अब यहाँ से यूरोप वासियों ने अब नए दुनिया के खोज में निकलेगा व्यापार के सिलसिले को लेकर। अब इसमें सबसे पहला क्रम में जो व्यक्ति का नाम आएगा वहाँ यहाँ से निकल कर आएगा, है ना। यहाँ से एक व्यक्ति निकल कर आएगा 1492 में यहाँ से पुर्तगाल से एक व्यक्ति निकल कर आएगा 1492 में। 1400 डेट को याद रखिए सब जो बोल रहे हैं, 1492 में। इसका नाम था, है ना, क्रिस्टोफर कोलंबस। लिख देते हैं, थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्योंकि गिजबिजा जाएगा यहाँ पे। क्रिस्टोफर कोलंबस
ये 1492 में पुर्तगाल का नाविक है जो 1492 में यहाँ से निकलेगा, अपनी नाव उठाएगा और यहाँ से निकलेगा। यहाँ से निकलते हुए ये कहाँ आ रहा है? मेनली रूप से एशिया की खोज में आ रहा है। लेकिन यहाँ से आने के बाद ऐसा हलचल होता है कि हलचल के कारण, जैसे मैंने गाना सुना ना कि पानी में जैसे नैया डोबे वैसे उम्र सैया डोले, तो वही वाला हिसाब इसके साथ हो जाता है। जैसे समुद्र में उतरता है ऐसा समुद्र के लहर मारता है ना कि बैला आता है ये नहीं, लेकिन फेंका जाता है ये नहीं, और ये पहुँच जाता है यूएसए। ये पहुँच जाता है यूएसए, और यहाँ यूएसए पहुँचने के बाद इनकी यहाँ पे, और यहाँ पे यूएसए पहुँचता है, देखता है अरे बाप हम तो जा रहे थे कहाँ, अरे बताया क्यों? क्योंकि यहाँ जब पुर्तगाल से निकला था तो यहाँ के जो व्यक्ति है उसको बताया था कि भारतीय कैसा होता है, तो भारतीय जानवर करते हैं कैसा होते हैं, खचरा होते हैं, है ना। तो इनको बताया गया था कि भारतीय काले होते हैं, क्या होते हैं? काले होते हैं, है ना। तो जब यहाँ से यहाँ पहुँचा तो यहाँ सब इसको देखा, एकदम छिलल मुर्गा दिखा, एकदम गोर गोर भभकता हुआ देखा व्यक्ति सब, है ना। तो पगला गया, कहा कि ये कहाँ पहुँच गए हम, है ना। तो यहाँ जब ये से पहुँचा तो यहाँ के स्थानीय लोगों को देखा कि एकदम सब छिलल मुर्गा है, तो इन लोगों को इसने रेड इंडियन से संबोधित किया। रेड इंडियन कहा कि मैंने तो इंडिया को खोज दिया, लेकिन यहाँ के लोग गोले गोले हैं, इसीलिए हम इसे क्या कर दिए? रेड इंडियन कर दिए, है ना। रेड इंडियन नाम दिया यहाँ के स्थानीय लोग। कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि 1492 में निकला था। अभी यहाँ जाने के बाद, इसको तो जाने के बाद ही बोला, और इसको, है ना, यहाँ से जब लौटा तो यहाँ हाला कर दे कि मैंने इंडिया को खो दिया, मैंने इंडिया को खो दिया, लेकिन वास्तव में इंडिया है नहीं। ये आगे चल कर आपको पता चलेगा, बस अभी आप गौर से सुनते रहिए। अब इसी के रास्ता को अनुसरण करते हुए इससे पहले दोस्तों एक बात देखिए, बताना भूल गया, इसीलिए हम इस पर आ गए हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस के पास। लेकिन इससे पहले एक व्यक्ति आया था, यहीं के था, जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। देखिए इसके बारे में बताना भूल के ट्रेक इस पर आ गए, है ना। तो यहाँ ही से निकला था बार्थोलोम्यू डियाज, इस समुद्र में उतरा और ऐसे समुद्र के रास्ता से पहुँचते ये इस रास्ता से यहाँ आया, इस जगह पर आया। इस जगह पर आने के बाद ये पहला देखा कि इतना समुद्र तैर करके आए हैं। इसका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज। पहले इसी के बारे में बताना चाहिए था, मिस्टेक से उसको बता दें पहले। बार्थोलोम्यू डियाज, इसका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज। सबसे पहले यही आया था 1488 में, मिस्टेक से उसको बता दिए। 1488 में पहली बार यही निकला, यूरोप से पहली बार यही निकला, अपना जहाज उठाया और यही समुद्र के माध्यम से चलता हुआ कहाँ तक पहुँचा? अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु, पूरा बिंदु क्या है? अफ्रीका है, अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर पहुँचा। और इस स्थान पर आने के बाद इस जगह पर देखा कि पहले एक तो हम यहाँ से समुद्र तैरते हुए यहाँ आए, यहाँ देख रहा था इधर पानी, इधर देख रहा है, इधर पानी, इधर देख रहा था, इधर पानी, इधर दिख रहा था, इधर पानी। एक दिमागे चकरा गया, कहा कि मैं तो पानी हो गया, सगरों साला पानी दिख रहा है, अब जाए तो कहने जाए। इसका दिमागे नहीं काम किया, तो कहा कि जा, अब क्या लगता है कि मेरा आशा का अब अंत हो गया। तो इस जगह का नाम दे दिया उत्तम आशा अंतरीप, है ना। तो बार्थोलोम्यू डियाज ने इस जगह का नाम क्या दिया? उत्तम आशा अंतरीप। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप, इसी का नाम है कैप ऑफ गुड होप, है ना। मेरी आशा का अंत हो गया। अब यहाँ आने के बाद जब सगरों पानी दिखा तो कहा गाना गाने लगा, आ अब घर लौट चले, है ना। तो यहाँ से पुनः क्या गया? वापस लौट गया, है ना। तो इसने कुछ मिला। अब इसी के बाद आया था 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, इसी का रास्ता के अनुसरण करते हुए। लेकिन ऐसा न समुद्र में लहर चला कि बेला छितरा के भीतरा गया, पहुंच गया यूएसए, और यहाँ के लोग कह दिया रेड इंडियन, एक नावे न संभला एक से, तो दुनिया के कैसे खोजता। चलिए, अब इसके बाद इस दोनों के बाद एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का आगमन होगा। कहा तोहनी बैला तोहनी से कुछ नहीं खोजाएगा, तोहनी से इंडिया ना खोजैतो, हमरा से खोजैतो। ओकरा नाम था वास्को डी गामा, उस व्यक्ति का नाम था वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा अब यहाँ से निकलेगा। वास्को डी गामा वही, है ना। बार्थोलोम्यू डियाज से पूछेगा, बोल बेला तो कैसे गया था, कहाँ तक पहुँचा था? तो बोला कि हम यहाँ से निकले और यहाँ तक पहुँच गए थे, अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु, इसका नाम है कैप ऑफ गुड होप। तो कहा ठीक। तो यहाँ से वो जहाज लेके उतरता है, क्या पुर्तगाल का एक नाविक है ना। तो यहाँ से निकलता है और निकलने के बाद गाना गाते हुए निकलता है कि मैं तेरे पीछे पीछे, है ना, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, है ना, गाना बोली सनी देओल का। तो ये गाना गाते हुए यहाँ से निकला कि 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, यहाँ तक आ गया। ये पहला कौन? वास्को डी गामा। किसका रास्ता को फॉलो करते हुए? तो बार्थोलोम्यू डियाज के रास्ता को फॉलो करते यहाँ तक आ गया। यहाँ से आने के बाद ये भी देख रहा है कि हेने पानी, एको माथा टेंशन में आ गया। लेकिन दोस्तों एक किस्मत बढ़िया था, कैसे था कि यहाँ पे है, यह इंडिया, और यहाँ पे है गुजरात। यहाँ पे क्या है? गुजरात का एक व्यक्ति था जिसका नाम है अब्दुल मजीद,
एक का नाम क्या है? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद एक व्यापारी था गुजरात के, जो अफ्रीका में व्यापार के सिलसिले से गया हुआ था। और जैसी एकर नज़र एकर से मिलता था। भारतीय जानवर करते हैं खचरा होता है, जब कोई पहला वस्तु देखता है तो उसको देख के आँख ऊपर नीचे करने लगता है। तो जैसी एकर नया नेकरा से मिला तो भारतीय ने मार दिया इसको आँख मार दिया तो एकर पीछे पड़ गया। अब जब पीछे पड़ गया तो बार्थोलोम्यू डियाज इसको से जैसे मिला तो इससे रास्ता पूछा, है ना, रास्ता पूछा कि हमको भारत जाना था। कहता कहा सुना ये बात लेके व्यापार के सिलसिले में। तो कहता है भारत जाना है। तो वास्को डी गामा आपसे पूछेगा यहाँ पे क्वेश्चन कि वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक के रूप में किसने काम किया था? तो ही बार्थो, है ना, कोलंबस। कौन? कोलंबस। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वास्को डी गामा वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कौन था? तो अब्दुल मजीद ने ही इसे भारत का रास्ता बताया था। जरा सोचिए कि अब्दुल मजीद ना होता तो ये लोग इस समुंदर के रास्ते भारत लाया होता। तो अगर हम कहें ऐसे कि अगर भारत के गुलाम होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया था? अब्दुल मजीद। अगर ये रास्ता नहीं बताता तो जितने यूरोपीय यानी कि इंग्लैंडियन जो भारत पर कब्जा किया, जो भारत पर राज किया लगभग 200 वर्षों तक, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। लेकिन इसकी वजह से आया, है ना। तो वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में, है ना। वास्को डी गामा भारत की खोज कब की? 1498 में वास्को डी गामा समुद्री रास्ते से भारत तक आया, है ना। यानी कि समुद्री रास्ता का खोज किया था। यूरोप से लेकर भारत तक पहुंचने का एक समुद्री मार्ग का खोज कौन किया? वास्को डी गामा। इसलिए इसे कहते हैं कि भारत का खोज कौन किया था? वास्को डी गामा। जबकि समुद्री मार्ग का खोज किया यूरोप और भारत के संबंध को स्थापित करने के लिए हो गया। तो 1498 में भारत। अभी भारत कहाँ है? तो आप चलिए देखिए तनी भारत के बारे में समझिए इसको कि कैसे कहा गया। अब देखिए यहाँ पे ये है भारत। अब स्पेशली रूप से हम वास्को डी गामा के बारे में समझा रहे हैं। कब निकलता है? 1498 में। कहाँ पहुँचता है? भारत आता है समुद्री रास्ता से, यहाँ आता है, यहाँ, है ना। ये पहुँचता है केरल। कहाँ पहुँचता है? केरल के काली तट पर कौन आता है? वास्को डी गामा आता है। इस समय यहाँ के जो राजा है, जो शासक है, उसका नाम है जमोरिन। राजा कौन है? यहाँ पे शासक कौन है इस समय? जमोरिन। अब जैसी यहाँ पे आता है तो जानते हैं पुर्तगाली यहाँ जो यूरोपीय कंट्री है वो ठंडा प्रदेश है। ठंडा प्रदेश होने के कारण यहाँ के लोग पूरे तन को एकदम वस्त्र से ढके होते हैं, मोटे मोटे वस्त्र पहनते हैं और ऊपर में खोपा लगे रहते हैं, टोपी पहने रहते हैं, है ना। तो वास्को डी गामा जैसे यहाँ भारत पर होता है तो यहाँ के जो जमोरिन का जो सैनिक है उसको देख के अचंभित हो जाता है कि कौन दुनिया के आदमी आ गया। साथ ही जमोरिन देख के चकित हो जाता है ना। जैसे लेता है पूरा बढ़िया एकदम नाव लेके, एकदम पूरा कोट वूट एकदम जींस टाइम मार के आया था। अब भारतीय तो अपन भाई गंजी और लुंगी पर रहता है, भाई पूरा टोप वूप मार के आया था। तो समझिए, है ना। देखा तो जमोरिन को सूचना दिया सैनिकों ने, तो सैनिक सूचना देने पर जमोरिन क्या आता है? यहाँ आता है। अब आने के बाद वास्को डी गामा से पूछता हो किस भाषा में, की लाया है रे बेला, है ना। वास्को डी गामा से जमोरिन पूछता है किस लाया है? तो कहता है ओ आई एम काली मिर्च, मैं काली मिर्च के लिए आया हूँ। निकालता है पॉकेट से और दिखाता है, ओ मैं काली मिर्च। ओ जमोरिन कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो जहाज है ना सोना, वो हमको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया है ना। तो वास्को डी गामा कहता है क्या? कहता है जी हाँ, तुमरे पहले बेला हमको हमर मेहरारू के मजाक में बोले, है ना, मेहरारू के पहले क्या करो, घुराओ हमरा। तो कहता है वास्को डी गामा ठीक हो, आओ। वास्को डी गामा और अपन, है ना, मेहरारू के साथ पूरा जमोरिन पूरा समुंदर को तनी मनी घूरता है। अब घूरने के बाद हम खुश हो जाता है ना। अब इसको वास्को डी गामा के ले जाएगा अपने हवेली में, और यहाँ ले जाने के बाद पूरा इसको दम अच्छे से दम इज्जत प्रतिष्ठा करेगा, जैसे कि इसका साला हो जमोरिन का। पूरे दम बढ़िया से इज्जत मान प्रतिष्ठा करता है। प्रतिष्ठा करने के बाद सुबह होते ही क्या करता है जमोरिन? इस वास्को डी गामा जो जहाज लेकर आया था, उस जहाज को पूरा मसाला से भर देता है। हम जानते हैं कि मसालों का राजा कौन राजा है? बगीचा, है ना। किसको बोलते हैं? केरल को बोलते हैं। तो पूरा मसाला से हम क्या करता है? इसको भर देता है कर जहाज को। अब वास्को डी गामा भी कम खचरना है, ये अपने लिए भी पैसा लेके आया था और अपना पैसा से भी सामान खरीदता है, अपने पैसे का भी सामान खरीदता है। ये तो जो भेजा था उसके लिए खरीदा और अपना पैसा भी ले लेता, उससे भी अपना सामान खरीदता है। अब पूरे सामान ले लेने के बाद बढ़िया से सामान सब ले लेता है, नाव पर कसा जाता है। पुनः ये वापस अपने देश यानी कि अपने कंट्री यूरोप चला जाता है। कहाँ चला जाता है? यूरोप चला जाता है। वहाँ जाने के बाद
वास्को डी गामा अपने सामान को बेचता है। अपने सामान को बेचने के बाद वास्को डी गामा 60 गुना मुनाफा कमाता है। 60 गुना मुनाफा कमाता है ना। तो आपसे पूछेगा कि वास्को डी गामा अपने बाजार में मसाला को बेचकर कितना गुना मुनाफा कमाया था, तो 60 गुना मुनाफा कमाया था, है ना। अब जरा सोचिए कि कोई 1 रुपया की वस्तु हो और उससे आप, है ना, उस पर आप 60 रुपया का क्या करें, मुनाफा कमा ली, 60 रुपया का मुनाफा कमा ली, तो आपके मन में लालच रुकेगा, लालच बढ़ते जाएगा। और ऐसे ही मनुष्य का इच्छा अनंत है, कभी उसको पूर्ति नहीं किया जा सकता है। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा था, है ना, कि इच्छा को त्यागो। लेकिन ऐसा मानव अब तक नहीं है जो इच्छा को त्याग सके, है ना। तो 60 गुना मुनाफा कमाया। आई बैला के इतना मन में लालच भर गया यहाँ से व्यापार करके कि पुनः यह वास्को डी गामा, है ना, गाना गाते हुए 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। पुनः आता है 1502 में पुनः दोबारा आता है। इस सेकंड बार आया है ना। फिर यहाँ से व्यापार करके पुनः इबैला जाता है और पुनः 1524 में आता है, यानी कि तीसरी बार आता है। तो आपसे पूछेगा वास्को डी गामा भारत कितने बार आया था? 3 बार। पहला 1498 में, दूसरा 1502 में और तीसरा 1524 में वास्को डी गामा भारत आता है। जब तीसरी बार वास्को डी गामा भारत आता है तो बैला के यहाँ मृत्यु हो जाता है, हैजा। इतना ना भारतीयों को लूटता है कि हैजा हो जाता है, और हैजा के कारण इसकी मृत्यु यानी कि कोचीन में हो जाती है। कहाँ हो जाती है? कोचीन में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो वास्को डी गामा जब 1524 में तीसरी बार भारत आता है तो इसकी कोचीन में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम दूसरी दिशा में हैं तो सीधे हम कंपटीशन की दृष्टि से घूम जाएंगे, लेकिन अभी 9th के सिलेबस में आधारित पर कुछ और फैक्ट हैं जो हम आपको बताए थे। आपसे पूछेगा कि अमेरिका को, यानी कि यूएसए को नई दुनिया की संज्ञा किसने दिया? तो नई दुनिया किसने कहा, है ना? तो उसका नाम था अमेरिगो वेस्पुची, अमेरिगो वेस्पुची, जो कहाँ के नाविक था? तो ये स्पेन का नाविक था। यह स्पेन का नाविक था। इसने ही अमेरिगो वेस्पुची, अब इसी के नाम पर, अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर ही अमेरिका का नामकरण हुआ है, अमेरिका, है ना। जो यहाँ पे अभी हम आपको ऊपर समझाएं, 1492 में जो क्रिस्टोफर जो कोलंबस आया था, इसने यहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा और यहाँ पे जो नाम दिया कि मैंने इंडिया खोद दिया। वास्तव में इस जगह को जो इन्होंने इंडिया कहा, इसको बोला ईस्ट, इस वजह से वेस्ट, जिसे हम कहते हैं एक ईस्ट एक वेस्ट। अगर हम इसको पूरा को, अगर हम पृथ्वी को 2 भागों में बांट दें, इधर का हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, इसका नाम दिया वेस्ट इंडीज। जो सुनते हैं वेस्ट इंडीज, लेकिन वास्तव में अमेरिका का नामकरण, अमेरिका जो नाम पड़ा इसके नाम पर पड़ा, अमेरिगो वेस्पुची, इसी के नाम पर, क्योंकि यही ने बताया कि इंडिया नहीं है रे बैला, वो अमेरिका हो, अमेरिका, तो इसका नाम था अमेरिगो वेस्पुची और इसी के नाम पर अमेरिका नाम पड़ गया, है ना। चलिए, तो यह फैक्ट है, याद रखिएगा इसको कि यूएसए की नई दुनिया की संज्ञा किसने दिया? अमेरिगो वेस्पुची, और इसी के नाम पर अमेरिका का नामकरण हो गया। चलिए, उसके बाद एक और फैक्ट क्या बनेगा कि पहली बार जहाज़ों से पूरी दुनिया का चक्कर किसने लगाया? पहली बार पूरी दुनिया का चक्कर जहाज़ से पहली बार जहाज़ों से पूरी दुनिया का चक्कर किसने लगाया? तो 1519 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मैगलन ने पूरी दुनिया को जहाज़ों से चक्कर लगाया था पहली बार, है ना। और लगाने के बाद, क्योंकि यह भ्रम बन गया था कि अगर समुद्र में उतरवे तो फिर दोबारा धरती पर ना आइए, क्योंकि, है ना, एक दुनिया छोड़ेगा तो सीधे दूसरी दुनिया में चल जाएगा, एक अवधारणा था। तो मैगलन ने पूरी दुनिया को जहाज़ों से चक्कर लगाया और कहा कि ना रे बाबू, ऐसा कुछ नहीं है, प्रत्येक महादेश एक दूसरे महादेश से जुड़ा हुआ है, और यह भ्रम भी तोड़ने का काम हुआ एक प्रकार से। चलिए, तो दोस्तों, यहाँ पे हम जितना बात बताएं, हम एक बार और आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं। चलिए, एक बार और रिवीजन कर लीजिए। देखिए, हम इसे फ्रेश पैना पर फिर से बना दें, क्योंकि अगर यहाँ पे बनाते तो ज़्यादा समय लगता, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता। अब देखिए, ये एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, पूरे कितने 7 महाद्वीप हैं। अब देखिए, यहाँ से यूरोप से पहले कौन चला? 1488 में बार्थोलोमेव डियाज, ये क्या किया? इस जगह का नाम दिया उत्तम आशा अंतरिक्ष दिया। उसके बाद यहाँ से एक और व्यक्ति चला जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। एक जहाज ऐसा न लहर मारा कि चल गया कहाँ? अमेरिका, और इसको यहाँ खोद दिया, अमेरिका का खोजकरण करते हैं ना, तो रेड इंडियन ऐसे अब पूछेगा आपसे कि अमेरिका का खोज कौन किया? तो कोलंबस ने किया, लेकिन अमेरिका नाम कौन दिया, किसके नाम पर पड़ा? तो अभी हम बता दिए पीछे क्लास में आपको, है ना।
तो यहाँ स्पेन का नाविक वेस्पुची द्वारा है ना इसे क्या किया, अमेरिका बतलाया गया है ना। और क्योंकि इसे नई दुनिया संज्ञा इसलिए दे देते हैं क्योंकि ये इसके बारे में इधर के लोगों को कोई जानकारी नहीं था, इसलिए जब इसका खोजकरण हुआ, जब इसके बारे में लोगों ने जाना, तो इसे नई दुनिया की संज्ञा दे डाली। उसके बाद हमने कहा कि पूरी दुनिया का चक्कर कौन लगाया जहाज़ों से, तो 1519 ईस्वी में मैगलन नामक व्यक्ति ने क्या किया, लगाया। उसके बाद इधर सारे बात बताइए दिए हम आपको, है ना। चलिए एक दो और फैक्ट याद रखिएगा तो बेहतर रहेगा। देखिए हो सकता है पूछे, क्योंकि हम केवल 9th के सोच कर क्लास नहीं बना रहे, हमें क्लास बना रहे जनरल कंपटीशन के ध्यान में रख के। देखिए तो एक और व्यक्ति है जिसका नाम है कैप्टन कुक। ये खाना बनाने वाला कुक ना समझिएगा। कैप्टन कुक ने ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीपों, जितने भी न्यूजीलैंड के द्वीपों आप जानते हैं, द्वीपों को खोज किया। कौन? कैप्टन कुक। और एक और व्यक्ति है सर जॉन और सेवास, नाम एक ऐसे है ना कि दिमाग चकराया था, सेबास्टिन कैबोट। सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने ये न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों के बारे में बताया। अच्छा, इस पूरे खोजकर्ता में दो ऐसे राजाओं ने जो बहुत भूमिका निभाया, है ना, भूमिका निभाया। वो कौन कौन था? एक था पुर्तगाल के राजकुमार जिसका नाम था हेनरी द नेविगेटर। एक हेनरी द नेविगेटर और एक था स्पेन के महारानी इसाबेल, इसका नाम था इसाबेल। इन दोनों ने महत्वपूर्ण समुद्री खोज के बारे में एक देश दूसरे देश से कैसे जुड़ा है, इन दोनों ने नाविकों को खूब पैसा दिया, खूब प्रोत्साहन किया कि जाओ करो। जैसे मान लो कोई पढ़ना चाह रहा है या फिर कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है, यदि मेरे पास आता है तो हम उसको खूब मन से पढ़ाएंगे कि पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, खूब प्रोत्साहन देंगे, पढ़ो, दो टेस्ट दो, 12-13 अच्छे प्रदर्शन करो, है ना। तो खूब प्रोत्साहन किया, खूब नाविकों को इसने पैसा दिया कि जाओ पूरी तरह से बढ़िया से खोज खनन करो, है ना। तो हेनरी द नेविगेटर और इसाबेल, ये दोनों व्यक्तियों ने क्या किया, पूरा प्रोत्साहन दिया। तो चलिए दोस्तों, इसके अब आगे देखते हैं। ये क्लास थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन आप लोग एकदम धैर्य बना के देखिएगा, पूरा अभी मजा आने वाला है ना। तो चलिए इसके कुछ और फैक्ट हैं, इस चैप्टर को आज ही समाप्त कर देते हैं। तो दोस्तों क्लास बड़ा ना हो इसके लिए हम कुछ फैक्ट को पहले ही से लिख लिए थे, है ना, ताकि क्लास लंबा ना हो। हम इसको अपने से लिखेंगे तो क्लास बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप देखियो ना पाएगा, मन भद्दा हो जाएगा। लेकिन हम क्लास में बहुत मज़े से समझा रहे हैं, आप लोग समझ में आएगा। देखिए इन सब खोजों के परिणाम, जब एक देश दूसरे देश के संपर्क में जब आ गए, एक महादेश से दूसरे महादेश के संपर्क में आ गए, तो उसके बाद कुछ भौगोलिक खोज का परिणाम निकला। तो उस परिणाम में सबसे महत्वपूर्ण बात कुछ है, उसको देखते हैं। तो भौगोलिक खोजों में सबसे पहला बात था कि व्यापार और वाणिज्य पर प्रभाव पड़ा। जरा सोचिए कि आप केवल, जैसे मान लीजिए कि हम अगर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है तो हम केवल औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट को ही जानते हैं, या फिर मान लीजिए कि हम इसी जगह पर कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन हमारा जिस सोचिए कि हमारी जान पहचान और भी अन्य जिलों में जाओ तो हमारा व्यापार वाणिज्य पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, या तो है ना वृद्धि हो जाएगा, ग्रोथ करेगा हमारा व्यापार, है ना। तो पहला इस भौगोलिक खोज के परिणाम के रूप में क्या है, वाणिज्य और व्यापार पर प्रभाव पड़ा, है ना। दूसरा कहता है औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास। ये औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए जब कोई देश, जैसे मान लीजिए कि ब्रिटेन का किया, जिसे ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन का किया, तो ब्रिटेन भारत पर क्या किया, राज किया। लगभग 200 वर्षों तक भारत को क्या बनाए रखा, गुलाम बनाए रखा, है ना, 200 वर्षों तक। तो क्या जो भारत है ये ब्रिटेन के लिए क्या कहलाएगा, उपनिवेश कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने इस पर कब्जा करके इस पर अधिकार जमाए हुआ था, है ना। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सारा प्रभाव, है ना, ब्रिटेन का था भारत के ऊपर। तो क्या हुआ, ये एक प्रकार से भारत जो था ब्रिटेन के लिए औपनिवेशिक साम्राज्य बन गया था, है ना। अब ब्रिटेन ऐसे कई सारे देशों का भी क्या किया, हनन किया, है ना, दोहन किया। उसके बाद था वाणिज्यवाद का विकास हुआ। उसके बाद सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात एक और देखिए, ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का विकास हुआ। जैसे
है ना। हमारे संविधान में आज भी एक बात कही गई है, वो क्या बात कही गई? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन, ये एंग्लो इंडियन क्या था? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन किसको कहा गया, इसको तो नहीं समझा देते हम आपको। देखिए, तो हमारे संविधान में जो है एंग्लो इंडियन के प्रावधान है, जिसको हटा दिया गया है फिलहाल ही, है ना। लेकिन देखिए, जो ब्रिटेन था, जो इंग्लैंड था, वो अपने धार्मिक स्पर्धा को बढ़ाने के लिए भारतीय लोग से क्या किया? विवाह किया। हम भारत के संदर्भ में केवल बता रहे हैं। भारतीय लोगों से क्या किया? भारतीय महिलाओं से विवाह किया, और विवाह करने के पश्चात अपनी संख्या को बढ़ाया और अपने धर्म प्रचार को आगे ले जाने की कोशिश की, जिसमें कुछ हद तक अंग्रेज क्या हुए? सफल भी हो गए थे, है ना, सफल भी हो गए थे। तो अपने ईसाई धर्म का पश्चिमी सभ्यता का किया हमारे देश में, या जो भी कंट्रियों को उपनिवेश बनाया था, उन सब देशों में क्या किया? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद है, कहता है दास व्यापार। देखिए, जब ब्रिटेन कई सारे देशों पर अधिकार किया था, तो उस समय से जैसे यूएसए से, अफ्रीका से अफ्रीका से, भारत से, है ना, भारत से, इन सब के असहाय मजदूर, गरीब तबके के जितने भी लोग थे, उसको पकड़ पकड़ के अपने देश में ले जाता था, और उसको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ना देता था, और खूब पीटता था, और दिन भर इन सब से काम करवाता था, यानी कि अपने जाके, है ना, लिस्बन, जिससे, है ना, लिस्बन एक नाम सुनेगा, वो व्यापार का एक केंद्र बन गया था, है। तो यहाँ पे इससे पकड़ के ले जाके लोगों को बाजार में बेच देता था, और जो खरीदता था उसे दिन भर काम करवाता था, भूख के प्यासे मारना पीटना, हर एक प्रकार से मानसिक प्रताड़ना करता था। तो इसका जब एक देश दूसरे देश पर जब, है ना, आधिपत्य कर लिया, तो ऐसे तरह की क्रूरता का, है ना, हनन की तरह एकदम क्या किया? ब्रिटेन वासियों ने दोहन किया पूरे देशों के ऊपर, है ना। तो दास व्यापार का क्या किया? विकास हुआ था। उसके बाद भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। इसे भ्रांतियों का अंत कहने का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ कहने का मतलब यह है कि जो 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 लोग हैं, वो समुद्र में उतरने से डरते थे, है ना, समुद्र में उतरने से डरते थे। उनको लगता था कि समुद्र अनंत है, अगर इस पर हम अगर चल जाएंगे तो फिर दोबारा हम स्थल पर नहीं आ पाएंगे, यानी कि इस दुनिया को छोड़ चले जाएंगे, है ना। ऐसे मन में भ्रांतियाँ पल गया था। लेकिन मैगलन ने जब पूरी दुनिया को जहाज़ों से चक्कर लगाया, तो भ्रांतियाँ को क्या किया? पूरी तरह से निरस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया, कि एक महादेश दूसरे महादेश से जुड़े हुए हैं, इसमें कहीं विलुप्त होने वाली बातें नहीं है, है ना। तो भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप भ्रांतियों का अंत हुआ, है ना, और भौगोलिक ज्ञान हुआ, ज्ञान में वृद्धि हुआ। इससे पता चला कि हाँ, एक देश दूसरे देश कैसे है, कहाँ है ना है। तभी तो हम आज के डेट में एक देश से दूसरे देश आसानी से जा पाते हैं, चाहे समुद्र के मार्ग से हो, चाहे वायुयान के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हम आसानी से क्या करते हैं? पहुँच पाते हैं। तो भौगोलिक ज्ञान में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। इन सब घटना के परिणाम स्वरूप दोस्तों, अब आता है अगला पॉइंट, जिसका नाम है भारत में यूरोपीय कंपनी का स्थापना, कि कैसे कैसे कोई कंपनी हमारे भारत में आकर स्थापित हुआ, और कैसे कैसे हमारे भारत को क्या किया? गुलाम कर लिया। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि पुर्तगाली भारत आया था 1498 में। तो सबसे पहला जो कंपनी भारत में स्थापित किया, कौन किया? पुर्तगालियों ने किया 1498 में। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में अपनी कंपनी का स्थापना किया। उसके बाद डच ने अपनी कंपनी को स्थापित किया। उसके बाद डेनिश आया, उसके बाद स्वीडिश आया, है ना। तो भारतीय कंपनी का आगमन का क्या था? क्रम था, है ना। तो इसको एकदम VVI पॉइंट है, VVI है। ये कंपटीशन में न जाने यहाँ से कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको अच्छे से दिल और दिमाग में बसा लीजिएगा, है ना। छाती से लगे रहिए तबीज बना लो तुझे, तो इसको छाती से लगा के तबीज बना के गला में लटका लीजिए, है ना। अब देखिए आगे। अब इसके बाद अन्य पॉइंट था, अन्य परिणाम इसके ना है। इसके अन्य परिणाम में क्या क्या थे, जैसे उसको पर ध्यान भी डाल दीजिए, है ना। अन्य परिणाम देखिए, अन्य परिणाम में इसके थे, सबसे पहले यहाँ से ध्यान दीजिए, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अन्य परिणाम में क्या है? यूरोपीय, विशेषकर इटली में नए नगरों का उद्भव हुआ, यानी कि नए नए नगर का विकास होने लगा। नगर जैसे जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति गाँव से छोड़ के शहर की ओर भागता है, तो शहर क्या करेगा? जगह वृद्धि करेगा, तो वही नगरों का विकास होता है, वही नगरों का उद्भव होता है। क्यों? काम के तलाश में गाँव से छोड़कर लोग शहर तक पलायन करते हैं, और जहाँ पे पलायन करके रहने लगते हैं, काम करने लगते हैं, तो उस जगह ऑटोमेटिक विस्तार होने लगता है। उसी को बोलते हैं उद्भव होना, यानी कि विकास होना, नगरों का विकास होना, है ना। ये कहाँ तक ज़्यादा देखा है? तो यूरोप से विशेषकर इटली में देखे गए, है ना। यूरोप की कंट्री है इटली, वहाँ पे देखे गए। उसके बाद भूमध्य सागर के महत्व में वृद्धि हुई, भूमध्य सागर के, है ना, महत्व वृद्धि, यानी कि इसके इस जगह से कई सारे व्यापार का रास्ता सुगम हो गया, है ना। तो इसके महत्व बढ़ गया, महत्व क्या हो गया? बढ़ गया। जैसे मान लीजिए कि आप जिस जगह पे रहते हैं, उस जगह पे बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाए, कॉलेज आ जाए, यूनिवर्सिटी आ जाए, तो अपने ऑटोमेटिक उस शहर का क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा, है ना। किसकी वजह से? है ना, यूनिवर्सिटी की वजह से, बड़े बड़ी कंपनियां के डेवलप होने से, है ना। तो आपके शहर का क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक उसका जो क्या बोलते हैं, कीमत है, ऑटोमेटिक भागने लगेगा, है ना। तो उसको कहते हैं क्या? महत्व, इनकी वृद्धि, यानी विकास हो गया। उसके बाद है पूंजीवादी, वाणिज्यवादी और साम्राज्यवाद का क्या हुआ? विकास हुआ। हम जानते हैं पूंजीवादी में अमेरिका और रूस कितने दिनों तक टक्कर में थे, है ना। पूंजीवादी की वजह से, वाणिज्य और साम्राज्यवाद की वजह से, है ना। तो उभरता हुआ देश के रूप में रसिया और अमेरिका पूंजीवादी के रूप में उभरा था उस दौरान। उसके बाद
कहता है नौसैनिक क्रियाकलापों में वृद्धि, है ना? जब जब एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण करने से बचाने के लिए कहा गया, लोगों नौसैनिक जिसे नौसेना की व्यवस्था मैंने अभी बताया कि पुर्तगाली यानी कि यूरोपीय देशों ने क्या किया, नौसेना, दूरबीन, कंपास इन सब चीज़ों पर विशेष बल दिया, तो नौसेना में भी क्या किया, क्रियाकलापों में वृद्धि करवाया। तो दोस्तों इस चैप्टर का जितने भी निचोड़ पॉइंट था वो सब हम आपको दे दिए हैं। उम्मीद है कि अगर आप क्लास बढ़िया से देखिएगा तो इस चैप्टर से टकराने वाला आपके सामने कोई नहीं ठहरेगा। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था सब हम निचोड़ के आपके सामने रख दिए। अगर कोई बच्चा इस क्लास को अगर 9th का कोई बच्चा देख रहा है तो उसको अपने दिल और दिमाग में पूरे बात को अच्छे से नोट करके रख ले और इसको एक बार 2 बार रिवीजन कर ले, है ना? फिर इस चैप्टर से उससे टकराने वाला कोई नहीं होगा। और जनरल कंपटीशन भी वाले जितने भी हैं बाबू सोना भाई बहन वो सब क्या करेंगे, अपने एक बार इसको रिवीजन करने देख लेंगे और नोट कर लेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि चैप्टर आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा और ये क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया, है ना? तो अब बाकी और चैप्टर से किसी भी प्रकार का डाउट होगा, कोई भी समझने में कहीं पे दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, फिर हम उसको क्या करेंगे। देखिए इतने बातें में एक बात भूल ही गए। देखिए विभिन्न प्रकार के फसलों का आदान-प्रदान, है ना? परिणाम में अन्य परिणाम में क्या है, देखिए अभी तो हम छोड़ ही देते इसको। विभिन्न प्रकार जैसे अन्य परिणाम में क्या होंगे, विभिन्न प्रकार के फसलों का आदान-प्रदान हुआ। जब भौगोलिक खोज एक दूसरे से जब जुड़ गए तो यहाँ के फसल वहाँ के फसल यहाँ आना शुरू हो गया। यानी कि एक महादेश का फसल दूसरे महादेश में और दूसरे महादेश के फसल दूसरे महादेश में जाना शुरू हो गए व्यापार के माध्यम से, जाने अनजाने में भी और जानकर भी, है ना? जैसे यूरोप से समझिए कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि ये मुख्य रूप से पुर्तगाली हमारे भारत में लाकर ये सब छोड़ गए थे, है ना? और भारतीय फसल जैसे आम, गन्ना आदि भारत से किसी दूसरे महादेश में गए। तो ये सब अन्य परिणाम के कुछ रूप थे, है ना? तो उम्मीद करते हैं अभी छूट जाता है ना? इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो उम्मीद है कि बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो समझ में बढ़िया से क्लास हमारा आ गया तो क्लास का कुछ नहीं एकदम लाइव कर देना है कचाक से। और जितने भी सोना बाबू लोग के, है ना? और जितने भी 9th क्लास के स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को शेयर करें, है ना? इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। तो अगर क्लास बढ़िया लगा हो तो हमको एकदम बढ़िया कमेंट में कीजिएगा और अगला चैप्टर क्या चाहते हैं उस पर भी कमेंट में लिख दीजिएगा। तो चलिए ये क्लास ख़त्म करते हैं। आप सभी को क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद, दिल से थैंक यू।